बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 11 में सेक्शन 148 से लेकर 167 तक के प्रोविजन दे रखे हैं पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए जो ऑर्डर्स वगैरह दिए जाते हैं उनके बारे में। सिमिलरली चैप्टर नंबर 11 दे रखा है बीएनएस में, बट प्रोविजन कहां से कहा था कि सेक्शन 189 से 197 तक किस चीज के रिगार्डिंग, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं उनको पनिश करने के रिगार्डिंग दे रखे हैं, जैसे कि अनलॉफुल असेंबली हो गया, रायट अफरे वगैरह हो गए और कई सारे ऑफेंसेस वहां पर मेंशन है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है बीएनएस का तो आपको मालूम होंगे। और जैसे कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी में मिलता है राइट टू फॉर्म पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, बट दिस राइट इज सोलली अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए इनको अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकता है इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। तो उन्हीं रिस्ट्रिक्शन के दायरे में बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 11 एंड बीएनएस का चैप्टर नंबर 11 ये दोनों आते हैं। और बीएनएस का अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगी। बाकी बीएनएसएस का ये वाला चैप्टर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सीआरपीसी में इन प्रोविजंस के बजाय कौन से प्रोविजंस हुआ करते थे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के रिगार्डिंग। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी, एपीओ या किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, टीपीए, सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन है वो अगर पूछा जाता है, जिसके मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, चाहे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हों या फिर आते हों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, सब जगह जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अपने नोट्स में मैंने सेक्शंस को फ्लो चार्ट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। साथ ही आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो भी रिसेंट के केसेस होते हैं एंड लैंडमार्क केसेस होते हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, फिर देखना आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे रात दिन की मेहनत है जो कि इनको प्रिपेयर करने में मैंने लगाई है ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई दीज आर टू द पॉइंट नोट्स, और इनको मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपका टाइम फालतू चीजों पे जाया होने से बच जाए और आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी को स्मार्टली बूस्ट करने के लिए आप भी परचेस कर सकते हैं मेरे नोट्स। कैसे परचेस करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको स्टडी को जीनत के नाम से सेव कर लो। उसके बाद मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाओ और जो भी नोट्स आपको परचेस करना है वहां से उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो। सेक्शन 148 आपने ध्यान रखना है कि सिविल फोर्स के द्वारा असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर यहां पर दिया जा रहा है। असेंबली का मतलब क्या है, दो तरह की असेंबली की बात यहां पर करी है, अनलॉफुल असेंबली की जो कि सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएस में डिफाइन है और जिसका सिर्फ और सिर्फ मेंबर होना सबसेक्शन 2 में पनिशेबल है विद 6 मंथ फाइन या फिर बोथ। वहीं अगर यहां पर कमांड आता है अनलॉफुल असेंबली के डिस्पर्सल का, फिर भी वो डिस्पर्स नहीं होती है तो तब सबसेक्शन 3 में सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस में लायबिलिटी बनती है कितनी पनिशमेंट की, 2 इयर्स फाइन या फिर बोथ। दूसरी जो असेंबली की यहां पे इन्होंने बात करी है वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है, वो है 5 या 5 से ज्यादा लोगों की ऐसी असेंबली जो कल के दिन तब्दील हो सकती है अनलॉफुल असेंबली में, जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है। तो तब ऐसी असेंबली को जब कमांड दिया जाता है ना तितर बितर होने का और वो फिर भी तितर बितर ना होए तो तब सेक्शन 189 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस में लायबिलिटी बनती है कितनी पनिशमेंट की, 6 मंथ फाइन या फिर बोथ। तो अब सेक्शन 148 इस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, और अगर वो नहीं है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर चलेगा, बट वो पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं, इनको ना अपन लोग शॉर्ट में जब हम पढ़ रहे हैं 148 अथॉरिटी कहेंगे। तो ये जो अथॉरिटी है ये क्या कर सकती है, ये जो असेंबली की हमने बात करी इनमें से कोई भी अगर असेंबली एग्जिस्ट कर रही है उसको डिस्पर्स करने का ये कमांड कर सकते हैं। और जैसे ही ये कमांड आएगा जो भी इस असेंबली के मेंबर रहेंगे उनकी ड्यूटी होगी कि वे तितर बितर हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, एक झुंड में ना रहें। लेकिन अगर असेंबली डिस्पर्स नहीं होती है कमांड देने के बावजूद भी, या फिर ऐसा डिटर्मिनेशन शो करती है कि अगर कमांड भी दे दिया जाए ना तब भी तितर बितर नहीं होगी, मतलब अभी कमांड नहीं दिया गया है बट वो शो ही ऐसा डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कि कमांड भी दे देंगे ना तब भी वो तितर बितर नहीं होगी, तो तब ये जो अथॉरिटी है ये क्या कर सकती है, बाय फोर्स खुद प्रोसीड कर सकती हैं उसको डिस्पर्स करने के लिए। और साथ ही इस चीज के लिए आसपास किसी भी पर्सन जो वहां पर मौजूद है उसकी असिस्टेंस ले सकती है।
ऐसे पर्सन की असिस्टेंस ले सकती है जो कि आर्म फोर्स का मेंबर नहीं है और ना ही ऐसे मेंबर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब जो भी आसपास है ना वहाँ पे कोई पर्सन, तो उनसे भी बोल सकती है जरा आना इधर, ये लोग झुंड बनाकर खड़े हुए ना, इनको तितर बितर करना है, इनको हटाना है, इन्हें अलग अलग करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये डिस्पर्स करेंगे असेंबली को, जो भी पर्सन उसका पार्ट है उनको वो अरेस्ट करेंगे, कन्फाइन करेंगे ताकि असेंबली को डिस्पर्स किया जा सके, या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी पनिशमेंट उनको दिया जाएगा कल के दिन, वो पनिशमेंट उनको दिया जा सके। कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा, अभी हम सेक्शन 189 पढ़े ना, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 148। ऊपर तो हम देख कर रहे हैं कि सिविल फोर्स के जरिए तितर बितर करवाया जा रहा है। अब सेक्शन 149 में आर्म फोर्स के जरिए डिस्पर्स किया जा रहा है असेंबली को। कह रहे हैं कि 148 में जिस असेंबली की अपन लोगों ने बात करी थी, अगर वो डिस्पर्स नहीं हो पा रही है किसी और तरीके से एंड जरूरी है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए उसका डिस्पर्स किया जाना, तो तब यहां पर अथॉरिटी चेंज है। कौन सी अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है और जो उस टाइम पर वहां पर मौजूद है, क्या कर सकते हैं, आर्म फोर्स के जरिए उस असेंबली को डिस्पर्स किए जाने का ऑर्डर दे सकते हैं। कैसे, ये रिक्वायर करेंगे जो आर्म फोर्स के पर्सनल का कमांडिंग ऑफिसर है उससे कि भैया अपने ट्रूप ले आओ ताकि अपनी कमांड के तहत आप क्या कर सको, बाय यूजिंग फोर्स असेंबली को डिस्पर्स कर सको और अरेस्ट कर सको जो भी उसका पार्ट है उन लोगों को। क्यों, क्योंकि ऐसा करने के लिए या तो मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया है या फिर ऐसा करना जरूरी है असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए या उन लोगों को जो कि उसका पार्ट है उनको पनिश करने के लिए। फिर जो आर्म फोर्सेस का रहेगा ऑफिसर, वो क्या करेगा, जो रिक्विजिशन उसको भेजा गया है, ऊपर वाली जो अथॉरिटी थी डीएम या फिर एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द डीएम, उन्होंने जैसे कि रिक्विजिशन दिया आर्म फोर्स के ऑफिसर को, तो फिर वो उसको ओबे करेगा उस मैनर में जैसा कि सही है, उसको सही लगता है। बट यहां पर ये चीज करनी है, क्या चीज करनी है कि जितना कम हो सकता है उतना कम फोर्स यूज करना है, जितना कम हो सकता है उतना कम इंजरी कॉज करना है, किसको, पर्सन को एंड प्रॉपर्टी को, सिर्फ उतना ही जितना कि जरूरी हो असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए और जो उसका पार्ट है उनको अरेस्ट करने के लिए एंड डिटेन करने के लिए। सेक्शन 150 आर्म फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी असेंबली को डिस्पर्स करने की क्या पावर है ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर पब्लिक सिक्योरिटी मैनिफेस्टली इन डेंजर हो रही है बाय एन असेंबली, जिसके बारे में सेक्शन 148 में हमने पढ़ा, और कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है जिसको इस बारे में बताया जा सके, तो तब आर्म फोर्स का कोई भी कमीशन ऑफिसर या फिर गजेटेड ऑफिसर क्या कर सकते हैं, आर्म फोर्स का यूज करके अंडर हिज कमांड असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं और साथ ही जो भी उसका पार्ट है उसको अरेस्ट एंड कन्फाइन कर सकते हैं ताकि असेंबली को डिस्पर्स किया जा सके, या फिर कल के दिन उनको जैसे पनिश करना रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ उनको पनिश किया जा सके। आगे इनकी ये भी ड्यूटी बनती है कि जो भी एक्शन ले रहे हैं उस दौरान जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो तब ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इस बारे में बताएं कि ऐसे ऐसे हो गया था फिर हमने ये एक्शन लिया है। और जैसे ये बता देंगे ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा उस अकॉर्डिंग अब इनको चलना पड़ेगा। अगर उसने कहा कि जो एक्शन आप ले रहे थे वो आप आगे कंटिन्यू कर लो तो कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर कहेगा मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कि नहीं करना ये एक्शन आगे कंटिन्यू रोक दो, तो तब इनको रुकना पड़ेगा। सेक्शन 151 में बता रखा है कि जो लोग 148 में, 149 में एंड 150 में एक्ट कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के पर्पस से, तो अगर उन्होंने उस दौरान कोई भी एक्ट अगर किया है उसके लिए अगर उनको किसी क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूट करना है तो क्रिमिनल कोर्ट में उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वो ऑफिसर है या मेंबर है आर्म फोर्स का तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले लेनी पड़ेगी सैंक्शन, बाकी मामलों में स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी। सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि सेक्शन 148, 149, 150 इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने या पुलिस ऑफिसर ने गुड फेथ में एक्शन लिया है, या फिर 148 और 149 में जो रिक्विजिशन इन्होंने दिया था उसका कंप्लायंस करते हुए गुड फेथ में किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है, या फिर 150 के तहत आर्म फोर्स के ऑफिसर गुड फेथ में एक्ट कर रहे थे, या फिर आर्म फोर्स के मेंबर किसी ऐसे ऑर्डर के ओबीडियंस में एक्ट कर रहे थे जिसको ओबे करने के लिए वो बाउंड थे, तो इन दैट सिचुएशन वो किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन 151।
तो सेक्शन 148 में हमने देखा सिविल फोर्स के जरिए असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। 149 में हमने देखा कि ऐसी असेंबली को डिस्पर्स किया जा रहा है बाय यूजिंग आर्म फोर्सेस। 150 में हमने देखा कि आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को भी पावर है कि वो कुछ सिचुएशंस में खुद भी प्रोसीड कर सकते हैं टू डिस्पर्स असेंबली। एंड 151 में हमने देखा जो 148, 149, 150 में एक्ट कर रहे हैं उनको क्या प्रोटेक्शन मिला हुआ है अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर द एक्ट जो कि इस सेक्शन के तहत एक्शन लेते टाइम प्रोसीड करते टाइम उन्होंने किए। अब यहां पर न्यूसेंस से संबंधित प्रोविजन आएंगे। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्क या इंजरी जो कि ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को, कंफर्ट को, कन्वीनियंस को प्रभावित करता है। न्यूसेंस दो तरीके का हो सकता है, प्राइवेट, पब्लिक। जो यहां पर अपन लोग पढ़ेंगे बीएनएसएस में सेक्शन 152 से 162 तक, यह है पब्लिक न्यूसेंस, ध्यान रखना है, जो कि एक मैक्सिम पर आधारित है, सिक उतेरे ताऊ उत रैम पब्लिकम नॉन लेदेस, जिसका मतलब होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को आपको इस तरीके से एंजॉय करना चाहिए ताकि दूसरों के जो पब्लिक राइट है वो हार्म ना हो। इवन आपका जो बीएनएस है ना, वहां पर भी पब्लिक न्यूसेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सेक्शन 270 में उसको डिफाइन कर रखा है, 292 में उसकी पनिशमेंट दे रखी है, और बीच में जो प्रोविजन है वो वेरियस टाइप ऑफ पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 152 जो कि कंडीशनल रिमूवल ऑफ न्यूसेंस के बारे में बात करता है। ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, और ये जो ऑर्डर यहाँ पर दिया जाता है इसका फॉर्मेट दे रखा है सेकेंड शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस के फॉर्म नंबर 21 में। वहीं पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट सिविल रेमेडी भी अवेलेबल होती है। तो अगर ऐसा हो कि ऑलरेडी सिविल सूट चल रहा है किसी पर्टिकुलर पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट, तो क्या अंडर सेक्शन 152 ऑफ बीएनएसएस तब भी ऑर्डर दिया जा सकता है फॉर कंडीशनल रिमूवल ऑफ न्यूसेंस? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि सेक्शन 152 में जो प्रोसीडिंग है वो सिविल सूट से अलग है और तब भी कंटिन्यू कर सकती है जब ऑलरेडी सेम मैटर के रिगार्डिंग सिविल सूट पेंडिंग में हो। ये कहा गया था सुरेश प्रकाश वर्सेस कृष्ण स्वरूप 1976 के केस में। और यहां पर आपने ये ध्यान रखना है सेक्शन 152 ऑफ बीएनएसएस जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें जो भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं उनको किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और जो अथॉरिटी यहाँ पर कंडीशनल ऑर्डर देने के लिए एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 152, उनके अलावा अगर कोई और ही मजिस्ट्रेट जो लीगली एम्पावर्ड नहीं है ऑर्डर दे देता है अंडर सेक्शन 152, तो तब वो ऐसी इरेगुलरिटी होती है जो कि प्रोसीडिंग को विशिएट कर देती है, प्रोसीडिंग को वॉइड बना देती है। ये कहता है आपका सेक्शन 507 क्लोज एच। और यहाँ पे केस भी आता है मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस पर जो करी जाती है स्मोकिंग उसको पब्लिक न्यूसेंस मानते हुए कहा था कि ये पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, इसलिए पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग अलाउ नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। अभी जब हम सेक्शन 152 पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको और एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे पब्लिक न्यूसेंस के। तो कौन से मजिस्ट्रेट हैं जिनको कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस पास करने का अंडर सेक्शन 152 अथॉरिटी है? तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली इंपावर्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जब भी मतलब यहां पर जो चीजें मेंशन है इनमें से किसी भी चीज के बारे में इनको मिलती है पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट या फिर किसी अदर सोर्स से इंफॉर्मेशन, तो तब अगर इनको लग रहा है कि एविडेंस भी लेना चाहिए, तो अगर इन्होंने एविडेंस लिए तो तब उसके बाद यहां पर जो चीजों की इंफॉर्मेशन मिल रही है उन चीजों के लिए यहां पे जो चीजें मेंशन है वो चीजें करवाने का कंसर्न पर्सन को ये ऑर्डर कर सकते हैं, टाइम वगैरह फिक्स करके। ये इतना टाइम अपन ने दे दिया है तुमको, इतने टाइम के अंदर ये जो एक्शन अपन कह रहे हैं आपको लेने के लिए एक्शन आप ले लो। लेकिन अगर वो पर्सन ऑब्जेक्शन रेज करता है वो एक्शन लेने से, तो तब अल्टरनेटिवली उसको ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है ना कि आपको नहीं करना है वो चीज जो अपन कह रहे हैं आपको करने के लिए, तो आप क्या करो, जो टाइम एंड प्लेस बताया है उस जगह उस टाइम पर हमारे पास आओ या ये पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इसके पास जाओ और फिर क्या करो, कारण दिखाओ कि आखिर आपके अगेंस्ट ऑर्डर एब्सोल्यूट क्यों ना किया जाए। अब ये भी देख लो कि किन किन चीजों के लिए क्या क्या एक्शन लेने के लिए मजिस्ट्रेट रिक्वायर कर सकते हैं। तो अगर कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है या न्यूसेंस है किसी पब्लिक प्लेस पर या किसी ऐसे रास्ते, रिवर या चैनल पर जो कि लॉफुली बाय पब्लिक यूज किया जाता है, तो उसका अगर हटाया जाना जरूरी है तो उसको हटवाने का ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर कोई ट्रेड या ऑक्यूपेशन करने का तरीका ऐसा है जिससे हेल्थ को या कम्युनिटी के फिजिकल कंफर्ट को इंजरी हो सकती है, तो तब उसका प्रोहिबिट किया जाना या रेगुलेट किया जाना जरूरी है। तो तब उसको प्रोहिबिट करने का, उसको रेगुलेट करने का, उसको हटाने का मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है।
या फिर अगर कोई गुड्स और मर्केंटाइज का जो रख रखाव है उससे क्या हो सकता है, हेल्थ को, कम्युनिटी के फिजिकल कंफर्ट को इंजरी हो सकती है, तो उसका अगर हटवाया जाना या उसके रख रखाव को रेगुलेट किया जाना जरूरी है, तो तब उन गुड्स और मर्केंटाइज को हटाए जाने का या उनके रख रखाव को जैसा लग रहा है सही उस तरीके से डायरेक्शन देके रेगुलेट करने का ऑर्डर कर सकता है। या फिर ऐसा है कि कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या फिर किसी सब्सटेंस का निपटाया जाना ऐसा है जिससे क्या हो सकता है, आग भड़क सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, जिसको प्रिवेंट करना या स्टॉप करना चाहिए, तो तब मजिस्ट्रेट उसको प्रिवेंट करने का, उसको स्टॉप करने का ऑर्डर कर सकता है या उसके डिस्पोजल को किसी और तरीके से करने का ऑर्डर दे सकता है ताकि आग ना भड़के, एक्सप्लोजन वगैरह ना हो। या फिर ऐसा है कि कोई बिल्डिंग, टेंट, स्ट्रक्चर या कोई ट्री ऐसी सिचुएशन में है जो गिर सकता है और आसपास से जो गुजरेंगे या जो वहां पे रह रहे लोग उनको फिर वो इंजरी कॉज कर सकता है, इसलिए उसको हटवाया जाना या उसको रिपेयर करवाया जाना या उसके लिए सपोर्ट लगवाया जाना जरूरी है, तो तब ये चीज का ऑर्डर कर सकता है मजिस्ट्रेट। या फिर कोई टैंक वेल एक्सकेवेशन किसी रास्ते पर या किसी पब्लिक प्लेस पर है, अगर उसकी फेंसिंग नहीं करी गई तो क्या हो सकता है, पब्लिक को डेंजर हो सकता है, तो उसकी फेंसिंग करवाया जाना टू प्रिवेंट द डेंजर टू द पब्लिक जरूरी है, तो तब उसकी फेंसिंग का मजिस्ट्रेट यहाँ पर ऑर्डर कर सकता है। या फिर अगर कोई डेंजरस एनिमल है जिसको डिस्ट्रॉय किया जाना, जिसको कन्फाइन किया जाना या किसी और तरीके से जिसको निपटाया जाना, लाइक मान के चलो किसी ने घर में टाइगर पाला हुआ है तो फिर कह रहे हैं कि भाई ये तो खतरनाक है, इसको जंगल में छुड़वा दो, तो इस तरीके से उसका निपटारा करवाया जाना, अगर सही लग रहा है निपटारा करवाया जाना चाहिए, तो उस हिसाब से वो ऑर्डर कर सकता है कि भाई इस एनिमल को आप जंगल में छुड़वाओ या फिर इसको कन्फाइन करो या इसको डिस्ट्रॉय करो, इस तरीके का डायरेक्शन दे सकता है। बाकी वही चीज़ है कि जो भी एक्शन लेने के लिए कहा गया है उसके अल्टरनेटिवली ये भी मेंशन करेगा मजिस्ट्रेट की अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है वो एक्शन लेने से तो आप हमारे पास आओ, जो जगह और टाइम बताया है उस जगह उस टाइम पर, और बताओ कि आपके अगेंस्ट ऑर्डर एब्सोल्यूट क्यों ना किया जाए। तो ये हो गया आपका सेक्शन 152। सेक्शन 153 अब ये बता रहा है कि 152 में जो कंडीशनल ऑर्डर दिया गया है उसकी तामील कैसे करी जाएगी, मतलब उसके बारे में पता कैसे चलेगा उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर आया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पर्सनली वो ऑर्डर सर्व करना पड़ेगा उस तरीके से जैसे कि सम्मन की सर्विस करते हैं ना BNSS में, सेम वही। लेकिन अगर पर्सनल सर्विस पॉसिबल नहीं है तो फिर प्रोक्लेमेशन पब्लिश करके नोटिफाई किया जाएगा, उस तरीके से पब्लिश करा जाएगा प्रोक्लेमेशन जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाकर बताया हुआ है, और एक कॉपी ऑर्डर की जो भी सुटेबल प्लेसेस हैं वहां पर चिपकाई जाएंगी जिससे कि उस पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसके अगेंस्ट इस तरह का कोई ऑर्डर आया हुआ है। सेक्शन 154 ये कह रहा है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर आया है 152 में, उस पर्सन की ये ड्यूटी बनती है कि जितने टाइम के अंदर जिस तरीके से कोई पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए ऑर्डर में बोला गया है वो पर्टिकुलर एक्शन वो ले, वो पर्टिकुलर चीज वो करे, या फिर जितने टाइम के अंदर जिस जगह पर आके कॉज शो करने के लिए उसको बोला गया है वो आए और कारण बताए कि आखिर उसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर एब्सोल्यूट क्यों ना किया जाए, और उसका ये जो अपीयरेंस है या फिर उसकी जो सुनवाई वगैरह है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी परमिट करी जा सकती है। तो जैसे कि सेक्शन 154 में ये चीज़ें करने की ड्यूटी बन रही है उस पर्सन की जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आया है, अगर वो नहीं करता है तो तब 155 में कह रहे हैं कि जो एक्ट करने के लिए उसको बोला था वो नहीं करा, या फिर अल्टरनेटिवली उसको ये भी बोला था ना कि अगर नहीं करना है तो आप कोई ऑब्जेक्शन वगैरह अगर रेज करते हो तो आप आओ हमारे पास और कारण बताओ, तो ये भी चीज़ अगर नहीं करी है तो इन दैट सिचुएशन वो पर्सन लायबल होगा BNS के सेक्शन 223 में पनिशमेंट के लिए, और फिर उसके अगेंस्ट ये जो कंडीशनल ऑर्डर था 152 वाला कर दिया जाएगा एब्सोल्यूट, और इसको आप एक्स पार्टे एब्सोल्यूट कंडीशनल ऑर्डर कह सकते हो। सेक्शन 156 में ये कह रहे हैं कि अगर अंडर सेक्शन 152 कंडीशनल ऑर्डर दिया गया था टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूसेंस और डेंजर टू द पब्लिक, जो कि हो रहा था पब्लिक को यूज करने में, कोई रास्ता, कोई रिवर, कोई चैनल या कोई प्लेस, तो ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी बनती है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट उसने ये ऑर्डर दिया था वो पर्सन जब उसके पास आता है तो वो उससे पूछेगा कि उस वे, उस रिवर, उस चैनल, उस प्लेस पर क्या आप ये कहना चाहते हो कि पब्लिक राइट है ही नहीं। अगर वो पर्सन कहता है कि पब्लिक राइट नहीं है तो तब मजिस्ट्रेट सेक्शन 157 में प्रोसीड करने से पहले इस चीज के बारे में इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करके अगर वो ये पाता है कि रिलायबल एविडेंस है इस चीज को सपोर्ट करने वाले कि पब्लिक राइट नहीं है, तो तब वो क्या करेगा, प्रोसीडिंग जो उसके पास चल रही हैं उनको स्टे करेगा,
तब तक के लिए जब तक कि वो मैटर बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड नहीं कर दिया जाता है। वहीं अगर कोई रिलायबल एविडेंस नहीं है तो तब वो सीधे चला जाएगा सेक्शन 157 में जो चीज कह रखी है ना करने के लिए, उसको करने के लिए। और साथ ही ये चीज भी है कि अगर वो पर्सन जो कि डिनाई कर रहा था पब्लिक राइट रिलायबल एविडेंस देने में फेल हो गया, ये चीज स्टेब्लिश करने के कि पब्लिक राइट नहीं है, या फिर अगर सबसेक्शन 1 में उससे पूछा गया था कि बताओ कि आप क्या डिनाई करना चाहते हो उस जगह पर कि पब्लिक राइट नहीं है, तो वो अगर डिनाई करने में फेल हो गया, वो ये बोला ही नहीं कि पब्लिक राइट नहीं है, तो इन दोनों सिचुएशंस में आगे उसको सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में परमिशन नहीं दी जाएगी किस चीज की, पब्लिक राइट को उस जगह पर डिनाई करने की। अब सेक्शन 157 का रोल कब आता है? देखो, पहली चीज, अगर 156 में कोई मैटर फॉल नहीं हो रहा है तो तब सीधे 157 में प्रोसीड करते हैं। पब्लिक राइट वाला कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है, तो तब सीधे 157 में प्रोसीड। वहीं अगर कोई ऐसी जगह है जो कि पब्लिक के द्वारा यूज करी जा रही थी, वहां पे न्यूसेंस हो रहा था, तो इन दैट सिचुएशन जैसे कि 156 में पूछा जाता है कि बताओ आप पब्लिक राइट डिनाई करते हो, अगर फेल हो गया डिनाई करने में तो तब, या फिर अगर डिनाई तो किया बट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं दे पाया अपने डिनाइल को स्टेब्लिश करने के, तब सेक्शन 157 में प्रोसीड किया जाता है। तो 157 में होता क्या है, जिस पर्सन के अगेंस्ट कंडीशनल ऑर्डर आया, जब वो मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीयर होता है और कारण बताता है कि उसके अगेंस्ट ऑर्डर क्यों ना एब्सोल्यूट करा जाए, तो तब मजिस्ट्रेट ऐसे यहां पर एविडेंस लेगा बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि समन केस में वो एविडेंस लेता है। और एविडेंस लेने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होता है कि जो ऑर्डर उसने 152 में दिया था वो ऑर्डर एज इट इज या फिर कोई मॉडिफिकेशंस वगैरह करके दिया जाना रीजनेबल एंड प्रॉपर है, तो तब वो उस ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर देगा एज इट इज बिना किसी मॉडिफिकेशन के, या फिर जो भी मॉडिफिकेशन करना उसको सही लगा उन मॉडिफिकेशंस के साथ। लेकिन वहीं अगर मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई होता है कि ऐसा ऑर्डर देना रीजनेबल एंड प्रॉपर नहीं है, जो ऑर्डर उसने 152 में दिया था ना कंडीशनल ऑर्डर, तो तब आगे कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग केस में नहीं करी जाएगी। अब यहाँ पे जो प्रोवाइजो ये न्यू ऐड हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कहता है कि सेक्शन 157 में जो प्रोसीडिंग चलेंगी जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कोशिश ये करनी है कि ये 90 दिन के अंदर हो जानी चाहिए कंप्लीट, बट राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके इस टाइम पीरियड को 120 डेज तक खींचा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आपका 157 हो गया कंप्लीट। सेक्शन 158 की जस्ट हेडिंग पूछी जाती है और इस हेडिंग से ना पूरा ये सेक्शन ही क्लियर हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेक्शन 156 या 157 में जो इंक्वायरी होती है तो उस इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है लोकल इन्वेस्टिगेशन करवाने का, किसके द्वारा, किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि उसको लग रहा है सही, और किसी एक्सपर्ट को सम्मन करके एग्जामिन भी कर सकता है। बाकी अगर किसी पर्सन को लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्शन दिया था तो तब 159 क्या कह रहा है कि मजिस्ट्रेट उस पर्सन को राइटिंग में इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है जो कि उसको गाइड करेंगे कि किस तरीके से उसने लोकल इन्वेस्टिगेशन करनी है। साथ ही लोकल इन्वेस्टिगेशन में जो भी जरूरी खर्चे आएंगे वो किसके द्वारा पूरे के पूरे या इन पार्ट पे किए जाएंगे ये भी मजिस्ट्रेट बता सकता है। एंड जो पर्सन यहाँ पर लोकल इन्वेस्टिगेशन करेगा उसकी वो रिपोर्ट जैसे कि बना के देगा, उसको केस में एविडेंस के रूप में पढ़ा जा सकेगा। वहीं अगर किसी एक्सपर्ट को 158 में सम्मन दिया और एग्जामिन किया मजिस्ट्रेट ने, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट उस एक्सपर्ट को सम्मन करने में, एग्जामिन करने में जो भी खर्चा आया वो आखिर कौन पे करेगा इसका भी डायरेक्शन दे सकता है। सेक्शन 160 बीएनएसएस का ये कह रहा है कि सेक्शन 155 में या 157 में कंडीशनल ऑर्डर एब्सोल्यूट अगर कर दिया गया था तो तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जिस पर्सन के अगेंस्ट ये चीज करी गई उसको ये नोटिफाई करेगा, उससे रिक्वायर करेगा कि जो करने के लिए बोला गया है वो आप फिक्स्ड टाइम के अंदर कर दो, और साथ ही ये भी बताएगा कि अगर इस चीज का डिसोबीडियंस करोगे तो तब सेक्शन 223 ऑफ बीएनएस में पेनल्टी के लिए लायबल होगे। वहीं सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इसके बावजूद भी अगर फिक्स्ड टाइम के अंदर वो व्यक्ति वो एक्ट नहीं करता है तो तब मजिस्ट्रेट ना वो चीज किसी और से परफॉर्म करवा सकता है, और उसको परफॉर्म करने में जो खर्चा लगा उसको वो वसूल सकता है। जिस पर्सन के अगेंस्ट उसने ऑर्डर दिया था उस पर्सन की कोई बिल्डिंग, गुड्स या अदर प्रॉपर्टी जो कि ऑर्डर के तहत रिमूव करी गई है उसको बेचकर, या फिर जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया था उस पर्सन की कोई अदर मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस करके, सेल करके, चाहे वो मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिसडिक्शन में है या नहीं, वसूल सकता है कॉस्ट।
वहीं अगर वो प्रॉपर्टी आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है तो तब उसको अटैच करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा, तो इस अटैचमेंट ऑर्डर को जिस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी है उससे आगे एंडोर्स करवाया जाएगा, फिर उसके तहत उसको अटैच किया जाएगा एंड सेल किया जाएगा। ओके, एंड सबसेक्शन 3 बस यही कह रहा है कि जो भी चीजें इस सेक्शन में गुड फेथ में करी गई हैं उनके अगेंस्ट कोई भी सूट लाए नहीं करेगा। सेक्शन 161 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं। इसकी हेडिंग पूछी जाती है एग्जाम में। ये क्या कहता है कि सेक्शन 152 में जो कंडीशनल ऑर्डर दिया गया था, अगर वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, या तो सेक्शन 155 में या फिर सेक्शन 157 में इसको अभी तक एब्सोल्यूट नहीं किया गया है, यानी कि इसकी अभी इंक्वायरी चल रही है, इसका डिटर्मिनेशन अभी पेंडिंग में है, तो उस दौरान जो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर इशू किया था, इस मजिस्ट्रेट को अगर ये कंसीडर होता है कि पब्लिक को इमिनेंट डेंजर या सीरियस इंजरी से बचाने के लिए इमीडिएट मेजर लेना जरूरी है, तो जिस पर्सन के अगेंस्ट कंडीशनल ऑर्डर दिया था उस पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पर ये इशू कर सकता है इंजंक्शन, ताकि ये जो डेंजर और इंजरी पब्लिक को हो सकता है उसको रोका जा सके, उसको ओबिविएट किया जा सके। और जिस पर्सन के अगेंस्ट इंजंक्शन इशू किया गया है वो अगर इमीडिएटली उसको कंप्लाई करने में फेल हो जाता है तो तब मजिस्ट्रेट खुद यूज कर सकता है या किसी और से यूज करवा सकता है वो मीन्स जो कि जरूरी है, जो कि उसको लग रहे सही, ऐसे डेंजर या इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि जो भी एक्शन मजिस्ट्रेट सेक्शन 161 में ले रहा है वो अगर उसने गुड फेथ में लिया है तो उसके अगेंस्ट कोई भी सूट लाए नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 161। सेक्शन 162 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने या डीएम ने एम्पावर किया हुआ है, किस चीज के लिए, जो भी हम पढ़ेंगे उस चीज के लिए। तो ये जो अथॉरिटी है इनको यहाँ पे क्या पावर है, ये किसी पर्सन को ऑर्डर कर सकती हैं कि भाई देख बार बार मत कर पब्लिक न्यूसेंस, या जो पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है ना उसको कंटिन्यू मत कर, वो पब्लिक न्यूसेंस जो कि सेक्शन 270 ऑफ बीएनएस में डिफाइन है या किसी अदर स्पेशल और लोकल लॉ में डिफाइन है। और जो अथॉरिटी यहाँ पर मेंशन है, इनके अलावा अगर कोई और ही मजिस्ट्रेट प्रोहिबिट कर दे रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 162, तो तब ये ऐसी इरेगुलरिटी होगी जो प्रोसीडिंग को विशिएट कर देगी और प्रोसीडिंग को वॉइड बना देगी। ये कहता है सेक्शन 507 क्लोज आई ऑफ बीएनएसएस। वही सेक्शन 293 बीएनएस का क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता का, कि अगर किसी पर्सन को लॉफुली डायरेक्शन दिया गया था कि भैया नहीं करना है बार बार पब्लिक न्यूसेंस, या फिर अगर आप कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू नहीं करना है, उसके बावजूद भी अगर वो रिपीट करता है, कंटिन्यू करता है पब्लिक न्यूसेंस, तो तब वो लायबल होगा 6 महीने तक के सिंपल इम्पीचमेंट के लिए या फिर 5,000 रुपए तक के फाइन के लिए या फिर इन दोनों के लिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में बात कही गई थी कि जो पब्लिक ऑर्डर है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए सिटीजन्स को ये डिस्टर्ब करने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप पढ़ते हो आर्टिकल 19 का क्लोज 2, जो कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है। टोटल 8 रीजनेबल ग्राउंड्स बता रखे हैं रिस्ट्रिक्शन के, जिनमें से एक ग्राउंड ये भी है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। और दैट्स व्हाई जो सेक्शन 163 है बीएनएसएस का, जो अब हम पढ़ेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ऐसा कहा गया था मधुलिमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर के केस में। लेकिन अगर सेक्शन 163 में जो पावर दे रखी है उसका मिसयूज करा जाए और उस मिसयूज की वजह से ना फंडामेंटल राइट का वायलेशन अगर होता है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट रिट लगा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में। ये कहा गया था गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 के केस में। एंड एक इंपॉर्टेंट केस आपने और ध्यान रखना है सेक्शन 163 से रिलेटेड, वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगाड़िया। और साथ ही आपने ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 163 में जो भी ऑर्डर दिया जाता है, अगर उसका वायलेशन किया जाए तो वो बनाता है एक ऐसा ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल है, बिलेबल है और पनिशेबल है अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। बट उसका कॉग्निजेंस एज पर सेक्शन 215 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कोई भी कोर्ट तभी लेती है जब कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा उसके अगेंस्ट रिटर्न कंप्लेन कर दी गई हो। अब देखेंगे हम सेक्शन 163 आखिर है क्या। सेक्शन 163 बीएनएसएस का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, इनको अथॉरिटी देता है
क्या कि अगर इनकी ओपिनियन है कि जो सेक्शन 163 है इसमें प्रोसीड करने के सफिशिएंट ग्राउंड है एंड इमीडिएट प्रिवेंशन या फिर स्पीडी रेमेडी डिजायरेबल है। क्यों? ताकि प्रिवेंट किया जा सके लॉफुली एम्प्लॉयड पर्सन को होने वाले ऑब्स्ट्रक्शन, एनोयंस या फिर इंजरी को, या फिर ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी को जो होने वाला डेंजर है उसको प्रिवेंट किया जा सके, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की डिस्टर्बेंस को रोका जा सके, या फिर कोई रायट या अफरे है उसको रोका जा सके। तो ये पर्पस के लिए इनको सेक्शन 163 अथॉरिटी दे रहा है कि ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं जिसमें राइटिंग में ये मटेरियल फैक्ट बताएंगे और उस मैनर में इसको सर्व करेंगे जैसे कि 153 में बता रखा है, और ऑर्डर में डायरेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन को कि वो कोई पर्टिकुलर एक्ट ना करे, या फिर जो उसके कंट्रोल में कोई प्रॉपर्टी है उसके संबंध में कोई स्पेसिफिक मेजर ले, कोई स्पेसिफिक स्टेप ले। लेकिन वहीं अगर इमरजेंसी है या फिर टाइमली नोटिस सर्व नहीं हो सकता है तो तब विदाउट प्रायर नोटिस एक्स पार्टे ऑर्डर भी दे सकता है मजिस्ट्रेट, सेक्शन 163 सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 3 बता रहा है कि जो ऑर्डर में डायरेक्शन दिया जाता है कोई पर्टिकुलर चीज ना करने का या जो कंट्रोल में है प्रॉपर्टी उसके संबंध में कोई पर्टिकुलर स्टेप लेने का, वो किसको दिया जा सकता है? वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस और एरिया के रेजिडेंट को दिया जा सकता है, या जनरल पब्लिक को दिया जा सकता है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस या एरिया में आती जाती रहती है वहां पे। और ये जो ऑर्डर दिया जाएगा ये कितने टाइम तक एनफोर्समेंट में रह सकता है? जिस तारीख को दिया गया उस तारीख से ज्यादा 2 महीनों तक। वही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अगर जरूरी समझे किस चीज के लिए कि ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी को जो डेंजर हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है, या फिर रायट को प्रिवेंट करने के लिए या अफरे को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है, तो तब इस 2 महीने के पीरियड को नोटिफिकेशन पास करके उतने फर्दर पीरियड के लिए और एक्सटेंड कर सकती है जो कि 6 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। तो टोटल 6 महीने तक। सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 को अगर हम मिला के पढ़ें तो ये यही कहना चाह रहा है कि मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसने खुद या उसके सबऑर्डिनेट ने या उसके प्रीडिसेसर जो था इन ऑफिस जिसकी बजाय वो अब आया है, उस प्रीडिसेसर ने अगर ऑर्डर दिया था सेक्शन 163 में, तो उस ऑर्डर को मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, डिसाइन कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। एंड साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, सबसेक्शन 4 में जो उसने एक्सटेंशन का ऑर्डर दिया था, टाइम पीरियड को एक्सटेंड करा था, उसको वो डिसाइन कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। और ये जो चीजें कर रहे हैं ये चीजें ये या तो खुद कर सकते हैं या फिर जब इनके पास अग्रीव पर्सन ने एप्लीकेशन लगाया है तब कर सकते हैं। और जब एप्लीकेशन जो यहाँ पर लगाई है उसके तहत कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है जिनके पास भी एप्लीकेशन लगाई है उनको क्या करना होगा, जो एप्लीकेंट है अगर वो इन पर्सन आया है या फिर एडवोकेट के थ्रू आया है तो उसको भी सुनवाई की अपॉर्चुनिटी देनी होगी। फिर अगर इनको लग रहा है कि जो एप्लीकेशन है इसको पूरा का पूरा या फिर पार्टली रिजेक्ट करना चाहिए तो तब ये इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। बट जरूरी चीज ये है कि कैसे करेंगे, राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके कि आखिर क्यों कर रहे हैं रिजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बीएनएसएस का सेक्शन 163 जब सीआरपीसी में धारा 144 हुआ करती थी तब आपने इसके बारे में काफी कुछ सुना होगा, जैसे कि कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तो तब पब्लिक गैदरिंग ना हो, लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके और वायरस को फैलने से रोका जा सके। क्यों 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 क्योंकि ये चीज पब्लिक हेल्थ, लाइफ एंड सेफ्टी के लिए डेंजरस थी। तो तब उस दौरान धारा 144 लगाई गई थी जिसके तहत पब्लिक गैदरिंग को रोका गया था। 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, इस तरह के ऑर्डर दिए गए थे। और सिर्फ इतना नहीं, जो आपका धारा 144 है और जो अब है बीएनएसएस का सेक्शन 163, इसके तहत इंटरनेट शटडाउन का भी ऑर्डर किया जा सकता है, जैसे कि आपने जम्मू एंड कश्मीर में देखा, जैसे कि आपने मणिपुर में देखा। एंड इवन जब कोई गैंगस्टर वगैरह मारा जाता है ना तो उस दौरान दंगे वंगे भड़क जाते हैं, और तब भी आपने विटनेस किया होगा कि कई बार धारा 144 लगी। इवन जो राम रहीम था, रेपिस्ट बाबा, जब उसको कॉन्विक्ट करा गया था ना उस दौरान भी मतलब दंगे भड़के थे, तो उनको भी रोकने के लिए तब भी लगी थी धारा 144। बाकी आपने ध्यान रखना है कि सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी जो कि अब है सेक्शन 163 बीएनएसएस का, इसके तहत जैसे कि इंटरनेट शटडाउन किया जाता है तो ये चीज इंडेफिनिट पीरियड तक नहीं करी जा सकती है। ये कहा गया था अनुराधा भासीन 2020 के केस में, और इस केस में काफी सारी बातें भी कही गई थी जो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। अब सेक्शन 164 से लेकर 167 तक के जो प्रोविजन है इनमें इम्यूल प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट की वजह से, जैसे कि अगर शांति भंग होने की संभावना है तो उस शांति भंग को होने से रोकने के लिए कुछ चीजें करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पर इन प्रोविजंस में एम्पावर किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी भी तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप को नहीं डिटरमिन कर रहा है, क्योंकि वो काम तो सिविल कोर्ट का है।
लेकिन जब तक वो ना डिटरमिन कर दे तब तक के लिए ये चीज है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस पे तो काम कर सकता है ना कि शांति बनी रहे, लोग आपस में उस इम्यूनल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की वजह से लड़े ना, झगड़े ना। जैसे कि हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, मतलब बहुत मस्त लगता है, उसके पीछे पूरा जंगल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो एक अलग सा व्यू बनता है। उस ग्राउंड को लेके ना पता नहीं कोई डिस्प्यूट वगैरह काफी टाइम से चल रहा है, एंड इवन कई बार ना लड़ाई वड़ाई भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह की चीजें जो होती है ना, वहां पे फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल आता है, ताकि लड़ाई ना हो जब तक कि सिविल कोर्ट मैटर को रिजोल्व करके ओनरशिप नहीं डिटरमिन कर देती है। सिविल कोर्ट में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं सूट, वो काफी लंबा खिंच जाते हैं, तो मीन वाइल तो ये दंगे वंगे होने लग जाते हैं, लड़ाई वड़ाई होने लग जाती है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखें अगर सेक्शन 164 को, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट मिलती है या किसी अन्य सोर्स से ये पता चलता है कि किसी लैंड, वाटर या उनकी बाउंड्री से रिलेटेड, जो कि उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन में है, कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, लड़ाई दंगा मच सकता है, तो तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिटन ऑर्डर निकालेगा, जिसमें वो बताएगा कि आखिर उसको ऐसा क्यों लग रहा है, और कंसर्न पार्टी से वो रिक्वायर करेगा कि जो डेट और टाइम मैंने बताया है, उस डेट एंड टाइम पर आप आओ मेरे पास, या तो खुद आओ या अपने एडवोकेट के थ्रू आओ, और रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करो जिसमें आप बताओ कि उस डिस्प्यूट के संबंध में एक्चुअल पोजेशन का क्लेम आखिर कौन कर रहा है। यहाँ पे सेक्शन 164 में एक्चुअल पोजेशन को ये डिटरमिन कर रहा है, ओनरशिप को नहीं डिटरमिन कर रहा है, अभी हम आगे देखेंगे। बाकी आपने ध्यान रखना है कि ये जो लैंड, वाटर, ये जो टर्म्स यूज हुए हैं, इनमें क्या क्या चीजें हैं जिससे रिलेटेड डिस्प्यूट के संबंध में शांति भंग होने से रोकने के लिए एक्चुअल पोजेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिटरमिन कर सकता है। तो लैंड और वाटर में आ रहा है लाइक बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर लैंड प्रोड्यूस, रेंट और प्रॉफिट इन प्रॉपर्टी से जो आ रहे हैं वो। बाकी ये जो यहाँ पे ऑर्डर निकाला गया है ना, रिटन ऑर्डर बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इस रिटन ऑर्डर को बीएनएसएस में जो सम्मन वाले प्रोविजन दे रखे हैं, जैसे सम्मन सर्व किया जाता है, उसी तरीके से कंसर्न जो पर्सन है उनको उसकी कॉपी सर्व करी जाएगी, और साथ ही उस ऑर्डर की एक कॉपी को लगाया जाएगा कहाँ पे, जो कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट है डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट का, वहां पे। आगे ये क्या करेगा, आगे ये जो ऑनरशिप है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो नहीं डिटरमिन करेगा, मैरिट पे नहीं जाएगा, राइट नहीं डिटरमिन करेगा कि एक्चुअल राइट आखिर उस प्रॉपर्टी के संबंध में है किसका। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा मजिस्ट्रेट, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट पार्टीज ने दी हैं उनको परयूज करेगा, मतलब उनको ऑब्जर्व करेगा, पार्टीज को सुनेगा, जो वो एविडेंसेस लाए हैं उनको वो रिसीव करेगा, और अगर जरूरत पड़े तो फर्दर एविडेंसेस भी वो लेगा, और फिर वो डिसाइड करेगा अगर पॉसिबल है तो कि किस पार्टी के पास उस डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट का पोजेशन था उस तारीख को, जिस तारीख को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन 1 में ऑर्डर दिया। ओके, प्रोवाइजो लेकिन ये कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट ये पाता है कि कोई पार्टी है जिसको ना जबरदस्ती रॉन्गफुली डिस्पोजेस करा गया था, कब, जब पुलिस रिपोर्ट या अदर इंफॉर्मेशन जो मिली उसकी तारीख से पहले 2 महीने के अंदर, या फिर डिस्पोजेस करा गया इस तारीख के बाद, बट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में ऑर्डर जिस तारीख को उसने दिया उस तारीख से पहले, तो तब उस पार्टी को मान लेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कि वो पार्टी ही ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को पोजेस करी हुई थी, उसका डीम पोजेशन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मान लेगा। तो जिसका पोजेशन डिटरमिन किया है या जिसका पोजेशन डीम करा है मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे, उसके संबंध में फाइनल ऑर्डर सबसेक्शन 6 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट निकालेगा कि वो पार्टी एंटाइटल है फॉर द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, जब तक कि उसको लॉफुली इविक्ट नहीं कर दिया जाता है बाय दी एग्जीक्यूटिंग फाइनल डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट, जो कि कल के दिन किसी सिविल कोर्ट के डिसीजन में आएगी। ओके, और उस पार्टी के पोजेशन को डिस्टर्ब करने से रोकेगा, साथ ही जिसका डीम करा गया है ना यहाँ पे पोजेशन, जैसे कि उसको रॉन्गफुली फोर्सफुली निकाला गया था, तो उसका पोजेशन वापस से रिस्टोर कराएगा। एंड फिर ये जो ऑर्डर फाइनल यहाँ पर दिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, इस ऑर्डर को उस तरीके से सर्व करेगा, उस तरीके से पब्लिश करेगा जैसे कि सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा। ये कहीं ना कहीं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 की तरह लगेगा। सेक्शन 6 में जैसे कि जो भी ऑर्डर आता है उसके बारे में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ते हैं क्या, कि उसके अगेंस्ट ना तो अपील करी जा सकती है ना ही रिव्यू हो सकता है, सिर्फ रिवीजन हो सकता है। सिमिलरली सबसेक्शन 6 में जो दिया जा रहा है फाइनल ऑर्डर, वो अपीलेबल नहीं होता है, उसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन लाई करता है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। आगे सबसेक्शन 7 में कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर कोई पार्टी मर जाती है तो तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसके एलआर जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता है और आगे इंक्वायरी वगैरह जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है। और वहीं अगर ये डिस्प्यूट हो जाए कि समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कौन है मरी हुई पार्टी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो जो भी क्लेम कर रहे हैं कि हमें उन सभी को एज अ पार्टी उसमें मजिस्ट्रेट ऐड कर सकता है।
सबसेक्शन 80 कह रहा है कि अगर पेरिशेबल प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो वो कोई क्रॉप है या प्रोड्यूस है ऐसा जो कि जल्दी खराब हो सकता है, तो तब मजिस्ट्रेट उसका जो भी लग रहा है सही कस्टडी के संबंध में, या उसको अगर बेचे जाना सही लग रहा है तो उसको बेचने के संबंध में ऑर्डर कर सकता है। और फिर इंक्वायरी करने के बाद अगर उसको कस्टडी में रखवाया है तो किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, या फिर अगर उसको बिकवा दिया है तो बिकवाने के बाद जो पैसा आया है उसको किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए, इस संबंध में फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिसीजन देगा। सबसेक्शन 9 ये कह रहा है कि किसी भी स्टेज पर अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगाती है कि अरे हमारा ना एक विटनेस है, उसको हम बुलवाना चाह रहे हैं, अरे हम ना किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ वगैरह कोर्ट में मंगवाना चाह रहे हैं, आप उसके लिए सम्मन वगैरह इशू कर दो, तो उस एप्लीकेशन पे मजिस्ट्रेट सम्मन इशू कर सकता है। ओके। सबसेक्शन 10 ये कहता है कि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 126 ऑफ बीएनएसएस में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है शांति भंग होने से रोकने के लिए बेल बॉन्ड या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने की फॉर द पीरियड जो कि एक्सीड नहीं करेगा 1 साल से ज्यादा के लिए, उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट सेक्शन नंबर 164 नहीं डालता है। सबसेक्शन 5 रह गया था, ये भी देख लो। ये कह रहा है कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन ये प्रूव करता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब आपको ना गलत फहमी हो गई है, कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या फिर अब कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो तब इन बातों से अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है तो तब मजिस्ट्रेट उसने जो ऑर्डर दिया था उसको कैंसिल कर देगा और जो भी एक्शन वो ले रहा था सेक्शन 164 में उनको भी साथ में स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तब सबसेक्शन 1 में जो दिया था ऑर्डर वो रहेगा फाइनल। जब तक कि उसको कैंसिल नहीं कर दिया जाता तब तक वो फाइनल रहेगा, आगे जाके वो और फाइनल हो जाएगा सबसेक्शन 6 में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आगे सेक्शन 165 ये कह रहा है कि सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर दिया जाता है वो ऑर्डर देने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट को अटैच करने का भी ऑर्डर कर सकता है जब इमरजेंसी है, पता नहीं चल पा रहा है सेक्शन 164 में आखिर किस पार्टी के पास पोजेशन था, और मजिस्ट्रेट डिटरमिन नहीं कर सकता है कि आखिर कौन सी पार्टी पोजेशन में थी। और ये जो मजिस्ट्रेट ने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दिया है, ये अटैचमेंट का ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर देती है कि आखिर पोजेशन का राइट किसको है, या जब तक कि वो मजिस्ट्रेट ही उस ऑर्डर को वापस नहीं ले लेता है, इस वजह से कि कोई अब लाइकलीहुड नहीं है ब्रीच ऑफ पीस होने का। इसके अलावा सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं अटैचमेंट का तो आपने देख लिया सबसेक्शन 1 में, इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अटैच करी गई प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है अगर पहले से कोई सिविल कोर्ट ने नहीं करा हुआ है, एंड दैट रिसीवर विल हैव द सेम पावर जैसे कि रिसीवर की होती है सीपीसी में, बट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहते हुए। मजिस्ट्रेट ने अगर कुछ बताया हुआ है तो उस हिसाब से भी चलना पड़ेगा। वहीं आगे कह रहे हैं कि अगर सिविल कोर्ट बाद में रिसीवर कोई अपॉइंट कर देती है तो तब मजिस्ट्रेट ने जो करा हुआ था रिसीवर अपॉइंट, उसके पास से जो पोजेशन है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा सिविल कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड रिसीवर को, और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो अपॉइंटेड रिसीवर था अब वो अपनी जो भी उसकी ड्यूटीज वगैरह थी उनसे वो मुक्त हो जाएगा। और इस संबंध में जो भी मजिस्ट्रेट को इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल ऑर्डर देना लगता है सही, वो ऑर्डर भी यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ पे आपका हो गया सेक्शन 165। अब सेक्शन 166 में क्या दे रखा है, राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। ये यूज जो लिखा है ना इस पे ध्यान देना आपने, क्योंकि यहाँ पे राइट ऑफ यूज से रिलेटेड है डिस्प्यूट किसी पर्टिकुलर लैंड या वाटर के संबंध में। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गांव में कोई कुआं है, एक पार्टी पानी ले रही है दूसरी पार्टी को नहीं लेने दे रही है, फिर उससे संबंधित डिस्प्यूट हो गया उन दोनों के बीच में। ये कह रहा है कि बस इनका राइट है, ये कह रहा है इनका राइट है, कौन आखिर इस पानी को ले सकता है, इस पानी को यूज कर सकता है। कोई जमीन है, वहां पे इधर जो गुज्जर लोग रहते हैं वो अपने जानवरों को चरा रहे हैं, फिर इधर के जो गुज्जर हैं वो भी चराना चाह रहे हैं, लेकिन इधर के गुज्जर चराने ही नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे कि नहीं बस हमारा ही राइट है, इनका राइट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के डिस्प्यूट होते हैं जो लैंड को यूज करने से संबंधित, वाटर को यूज करने से संबंधित। तो तब कह रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इनके बारे में पुलिस रिपोर्ट या अदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है कि हाँ बात तो सही है, मतलब कोई पर्टिकुलर लैंड या वाटर को यूज करने के राइट के संबंध में डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वजह से शांति भंग हो सकती है, इनके बीच में लड़ाई बड़ाई हो सकती है, और ये जो लैंड और वाटर के यूज के संबंध में डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है ये है उसके जुरिस्डिक्शन में ही। ये खास बात है जो ध्यान रखनी है। तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ये रिटन ऑर्डर निकालेगा जिसमें वो ग्राउंड बताएगा जिसकी वजह से इसको ये चीज लग रही है, और जो पार्टी संबंधित है उस डिस्प्यूट से उनको रिक्वायर करेगा कि आओ कभी हवेली पे, मतलब मेरे पास आओ, जो तारीख और समय बताया ना उस तारीख उस समय पर खुद आओ या आओ अपने एडवोकेट के थ्रू और सबमिट करो रिटर्न स्टेटमेंट
जिसमें आप बताओ कि किन किन का मतलब क्लेम बन रहा है उस राइट ऑफ यूज को लेके। फिर जैसे ही वो रिटर्न स्टेटमेंट पार्टी सबमिट कर देंगी तो फिर यहाँ पर सबसेक्शन 2 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा इंक्वायरी, उन स्टेटमेंट्स को परयूज करेगा, मतलब कि ऑब्जर्व करेगा, पार्टीज को सुनेगा, वो जो भी एविडेंसेस लेकर आए होंगे उनको वो लेगा, और अगर वो कोई एडिशनल एविडेंसेस चाहता है तो वो भी मंगवाएगा और इन सब चीजों को कंसीडर करेगा। फिर अगर पॉसिबल होता है तो डिसाइड करेगा कि आखिर राइट ऑफ यूज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है किसी पर्टिकुलर पार्टी का। फिर उसके बाद सेक्शन 164 ऑफ बीएनएसएस में जो आगे हमने प्रोविजन पढ़े थे, जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक यहां पर भी अप्लाई हो जाएंगे। सब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट पाता है कि राइट ऑफ यूज एग्जिस्ट करता है किसी पार्टी का, तो तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहां पर ऑर्डर दे सकता है कि जो अदर पार्टी है वो उस पार्टी को वो राइट एक्सरसाइज करने से नहीं रोकेंगी, किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेंगी जिसका राइट ऑफ यूज यहां पर मजिस्ट्रेट ने डिसाइड करा है। और उसके राइट ऑफ यूज को रोकने के लिए अगर किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह किया गया था तो उसको रिमूव करने का भी यहाँ पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। लेकिन उस राइट ऑफ यूज के संबंध में कोई भी ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तब नहीं देगा जब कोई ऐसा वो राइट है जो पूरे साल भर इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन जब पुलिस रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन मिली उससे पहले 3 महीने के अंदर वो एक्सरसाइज नहीं करा गया, तो फिर क्यों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना मत्था फोड़ी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि अगर वो कोई सीजनल और ओकेशनल राइट है, तो अगर जो यहां पर ये रिसिप्ट मिली, मतलब पुलिस रिपोर्ट मिली, इंफॉर्मेशन मिली, उससे पहले जो भी लास्ट सीजन पड़ा या लास्ट ओकेशन पड़ा, तब वो अगर एक्सरसाइज नहीं करा गया था तो तब क्यों मजिस्ट्रेट यहाँ पे अपनी माथाफोड़ी करेगा, यहाँ पे वो ऑर्डर नहीं देगा। ओके, सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट के संबंध में प्रोसीडिंग चल चुकी है सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में, मीनवाइल पता चलता अरे यार ये तो सेक्शन 166 में चलनी चाहिए थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 164 से उसको कन्वर्ट कर देंगे 166 में। सिमिलरली अगर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी 166 में, बाद में पता चलता है कि ये तो 164 में होनी चाहिए थी, तो क्या हो गया, उसको कन्वर्ट कर देंगे 164 में। ओके, और उस अकॉर्डिंगली फिर जो भी ये प्रोविजन है उन पे अप्लाई हो जाएंगे। एंड आगे आपका सेक्शन 167 लोकल इंक्वायरी के बारे में बात करता है, जिसके संबंध में हम देखते हैं कौन कौन सी अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो कि क्या कर सकते हैं, जब भी मतलब सेक्शन 164, 165, 166 में लोकल इंक्वायरी करने की जरूरत पड़ रही है, तो तब वो क्या कर सकते हैं, किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से ये करवा सकते हैं, और उसको जो भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन देने सही लगेंगे वो इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि जो भी यहाँ पे खर्चा पानी लगेगा इनका आखिर वो कौन बियर करेगा। फिर जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट ने कंडक्ट करी इंक्वायरी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर दी उसकी, उसको यूज किया जा सकेगा एविडेंस में। बाकी ये सेक्शन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी हेडिंग पूछी जाती है और ज्यादा से ज्यादा ये चीज पूछ ली जाएगी। ओके, लास्टली आपने ध्यान रखना है कि सेक्शन 507 क्लोज जी ये कहता है बीएनएसएस का कि पार्ट सी एंड पार्ट डी में चैप्टर नंबर 11 के अगर ऐसा मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग कर ले जिसको लीगली पावर नहीं किया गया था प्रोविजंस में, एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे कि जो लोकल इंक्वायरी करवाने की अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दे रखी है, इनके बजाय कोई और ही करवा ले, तो तब ये ऐसी इरेगुलरिटी होगी जो कि पूरी प्रोसीडिंग को विशेड कर देगी, वॉइड बना देगी। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर होता है खत्म। चैप्टर नंबर 12 जो है बीएनएसएस का, सेक्शन 168 से 172 तक, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो कि पुलिस को पावर देता है प्रिवेंटिव एक्शन लेने की। जैसे कि 168 में पुलिस क्या कर रहा है, पुलिस की ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना, ताकि कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, इसलिए वो अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से निभाएगा। 169 में कह रहे हैं कि अगर उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में किसी डिजाइन का पता चलता है तो तब उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा उस सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को जिसके वो सबऑर्डिनेट है, एंड साथ ही किसी ऐसे अदर ऑफिसर को जिनकी ड्यूटी बनती है ऐसे ऑफेंस के कमीशन को रोकना या ऐसे ऑफेंस के कमीशन के कॉग्निजेंस लेने की। सेक्शन 170 में यहां पर पावर मिल गई है पुलिस वालों को, क्या कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में किसी डिजाइन के बारे में इनको पता चलता है और इनको ये बिलीव होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कल के दिन हो जाएगा उसको रोकना जरूरी है और उसको रोका जा सकता है कंसर्न पर्सन को अरेस्ट करके ही, तो तब ये बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और वारंट के क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को जो कि डिजाइनिंग कर रहा था उस ऑफेंस की अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आपका ये वही चीजें हैं, 24 घंटे के अंदर उसको लाके देना पड़ेगा, ये सब चीजें। ओके, सेक्शन 171 में यही है कि जो वेंडलिज्म होता है, लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी वगैरह करी जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे पावर दे रखी है। सेक्शन 172 न्यू सेक्शन है, पहले जो आपका सीआरपीसी में 153 होता था ना, उसको तो हटा दिया इन्होंने और उसके बजाय एक नया सेक्शन यहाँ पे डाला है 172, जो कि क्या कहता है, ये कहता है कि चैप्टर नंबर 12 जो ये पढ़ रहे हैं ना बिल्कुल शॉर्ट में, इस चैप्टर में जो भी मतलब
पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए लॉफुल डायरेक्शन देते हैं, तो बाकी लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो उनसे बाध्यकारी होंगे। लेकिन वही अगर कोई फालतू का ड्रामा करता है, रेजिस्ट करता है, रिफ्यूज करता है, इग्नोर करता है, डिसरिगार्ड करता है पुलिस वालों ने जो डायरेक्शन दिए हैं उनको कन्फर्म करने से, उनके द्वारा बाउंड होने से, तो तब पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, उसको डिटेन कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, और फिर या तो उसको लेके जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास, या फिर अगर छोटा मोटा मामला है तो उसको विद इन 24 आवर रिलीज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको जस्ट ऐसे ही पढ़ना है। सेक्शन 170 आप अच्छे से ध्यान रखना, और जो नया सेक्शन है 172 वो अच्छे से ध्यान रखना। इतनी सी बात है इस चैप्टर में जो कि प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस के बारे में बात करता था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जैसे आप रील शेयर करते रहते ना अपने दोस्तों को, उनके बजाय ये काम की वीडियो भी शेयर कर लिया करो, ताकि वो भी पढ़ ले, उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उनको बाय करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।